जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए कक्षा N21 एकेडमी की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क लाई जा रही है, जिसमें आज हम ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में अध्ययन करेंगे। और यह जो आपका अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है और क्लास 9 की हम देखेंगे, जिसमें हमारा देश भारत विश्व में मुख्य 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। मतलब जो विश्व की 12 जैव विविधता वाले देश हैं, उनमें एक हमारा देश भी भारत शामिल है। ठीक है, जैव विविधता जिसमें आप वन्य प्राणी तरह तरह के आपको मिलने पड़ेंगे, देखने को मिलते हैं। हमारा देश जो भारत है, इसमें साइबेरियन पक्षी भी आती है। बहुत तरह की ऐसी पक्षियां हैं जो भारत में प्रवास के लिए आती है। 11,000-12,000 किलोमीटर से यहाँ भारत में वह पक्षियां घूमने फिरने आती है। Our country India is one of the 12 mega biodiversity countries in the world। यानी हमारा जो कंट्री है यह 12 देशों में एक स्थान रखता है, जिसकी आप देखिएगा जैसे इस चैप्टर को जो आप शुरू कर रहे हैं, इसमें आप देखिएगा कि 15,000 20,000 ऐसे प्रजाति पाए जाते हैं वनों के, जिसमें आपको जो वन्य जीव जैसे प्राणी कहते हैं, मतलब जो आप एनिमल्स वगैरह बहुत तरह के आपको जानवरों की भी उसमें प्रजाति देखने को मिलती है। यह कक्षा आपकी बिगिनर है, जब आगे बढ़िएगा फिर आप इस चीज़ को जो आज इसमें पढ़ रहे हैं, जो वाइल्ड लाइफ वगैरह देख रहे हैं, वन्य प्राणी वगैरह, इनके बारे में आप जब क्लास 12th में जाइएगा, अगर जिनका बायो सेक्शन होगा, बायो होगा, तब जिसमें हम बोटनी और जूलॉजी आगे चल करके 12th पास करने के बाद बोटनी जूलॉजी होता है, जिसमें हम जीवों के बारे में, प्राणियों के बारे में अध्ययन करते हैं। वहाँ से आपको और ज़्यादा गहन अध्ययन करके आपको आगे कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले जो हमारा टॉपिक है उसी पे हमारा क्या होता है, इसमें कहता है कि लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। देख लीजिएगा, इसमें कहता है 47 के, इसमें जो आपको प्लांट्स होते हैं इनके आपको स्पीसीज देखने को मिलती हैं, इनकी जो आपको प्रजातियां देखने को मिलती है। और कितनी विविधता की बात है कि इस पृथ्वी पर आपको इनमें जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, इनमें आपको 47 के, यूट्यूब का जो सब्सक्राइबर किसी का होता है इसीलिए के लिख दिया हूँ, तो 47 के आपको देखने को मिलता है। के का मतलब 1000 होते हैं। ठीक है, उसी तरह से आप देखते हैं पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर, एशिया 10वें स्थान पर, और यानी हमारा जो स्थान है 10वां स्थान हमारा है पूरे विश्व में। और कहता है यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में 4थे स्थान पर है। अगर वर्ल्ड वाइड देखिएगा तो यह हमारी जो संख्या है 10th है, और अगर एशिया में देखिएगा तो एशिया में हमारा 4th स्थान रखते हैं। ठीक है, यह हमारी जो संरचना है हम उसको देखते हैं। ठीक है, आगे मेरे प्यारे दोस्तों कहता है विथ अबाउट 47 के प्लांट स्पीसीज इंडिया occupies 10th place in the world and 4th in the Asia in plants diversity। कहा भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं। आप देखते हैं इंडिया, या इंडिया की हम देख रहे हैं, यूरोप तो देख नहीं रहे हैं। इसमें 15,000 के का मतलब थाउजेंड्स होते हैं, याद रखिएगा, कुछ लोगों के हजार जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है भैया, यह 15,000 फ्लावर्स हैं, या हमारे यहाँ पे फ्लावर्स कितने हैं, आपको 15,000 फ्लावर्स भारत में इसकी प्रजातियां देखने को मिलती है। कुछ तो ऐसे ऐसे प्रजातियों के फूल हैं जो सुबह में कुछ और, दोपहर में कुछ और, शाम में कुछ और, रात में कुछ और, अकल होके ऐसा सप्ताह। थलकमल का पौधा आता है, थर्ड कमल का, इतना बड़ा बड़ा होता है, आप हमसे 2 गुना बड़ा बड़ा होता है। वह पौधा सुबह में जब वह खिलेगा उजला, फिर उसके बाद गुलाबी, लाल, ऐसे 3 कलर उसमें होते हैं। तो अनेक तरह के 15,000 पौधे फूलों के हैं। तो इनमें से आपको मोटा मोटी 100-200 जो फरवरी महीना में मुगल गार्डन खुलती है, 1 महीना के लिए खुलती है मुगल गार्डन, उसमें आप जाओगे तो 100-200 स्पीसीज आपको फ्लावर्स के वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे।
और मुगल गार्डन सबके लिए फ्री होता है, या 50 की टिकट शायद लगती है, ऐसे ही कुछ होता है। लेकिन उससे क्या पता चलता है कि आपको भारत में इतनी स्पीसीज है और सब जगह कोई कोई तो पौधे ऐसे हैं प्लांट फूलों के जो 10 साल 12 साल में केवल एक बार फूलते हैं, या आपको नॉर्थ ईस्ट में मिल जाएंगे। वैसा एक उसका मैं नाम नहीं है माइंड में, लेकिन वह 10 साल 12 साल पे एक बार वह प्लांट केवल फूल खिलती है और फिर उसके बाद वो भी 12 साल पे समय आता है। तो इतना हमने देखा। कहा विश्व में फूल के पौधों का 6% यानी वर्ल्ड वाइड 6%, जिसको हम लोग 6% वर्ल्ड में भारत अपने यहाँ इसको रखता है, ठीक है, फूलों के पौधे में, ठीक है। आगे देखिएगा, कहता है देयर आर अबाउट 15,000 फ्लावरिंग प्लांट्स इन इंडिया which account for 6% in the world's total number of flowering plants, ठीक है। टोटल नंबर जो फ्लावरिंग उसमें 6% इंडिया। भारत में लगभग 89,000, इंडिया में 89,000 के, इसमें आपको जो है यह जो जातियां होती है जानवर एनिमल्स, जानवर, और अगर बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार की मछलियां भी मिलती हैं, फिशेस। फिर ताजे, इसी में आपको देखते हैं ताजे तथा समुद्री पानी की पाई जाने वाली यह सारे प्रकार की आपको लगभग 89,000, अगर बात करते हैं 89,000 के आसपास जानवर, और उसमें मछली भी। आप जानते हैं कि वेल्स वगैरह जो कुछ मछली होती है जिनको हम लोग मादा मछली जैसे वह बच्चे देती है, तो इस तरह से भी हम उसको काउंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कहा इंडिया ऑल्सो हैज अप्रोक्सीमेटली 90,000 species of animals as well as a rich variety of fishes in its fresh and marine waters, ठीक है। चलिए, इसी तरह से यह सारी चीज आपके दिमाग में, फिगर आप नोट डाउन करते रहना है इसको, यह फिगर आपके दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि आप पूरा कहानी जो अभी तक मैंने कहा उतना याद नहीं होता है, यही फिगर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ क्या होता है। कहता है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है, यानी इट्स कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं देखिएगा, नेचुरल वेजिटेशन क्या होते हैं, यह है जिसको नेचर ने दिया हो, जिनको नेचर ने दिया हो और किसी बाह्य तत्व का उसमें हस्तक्षेप ना हो, उसी को नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। जैसे आप देखते हैं हिमालय पौधे होते हैं, उसके बाद आप देखते हैं टुंड्रा वन वगैरह, आपको देखते हैं महोगनी वगैरह, जितने भी पौधे आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं। फिर उसी तरह से अगर इंडिया के पार्ट अगर बात करते हैं तो इंडिया में आपको इधर और इधर, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, इनमें भी पौधे पाए जाते हैं, सब अलग अलग पौधे होते हैं। इधर के पौधे आप जो देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं, जो पूरे वर्ष भर अपनी पत्तियों को बनाए रखते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि उनकी संरचना क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, सपोर्टेड। अब यह पौधे ऐसे होते हैं कि अब मान के चलो अभी इसका गिर गया तो ये तो बैलेंस करके उसको देख रहा है ना, ये तो बैलेंस करके उसको देख रहा है, तो बीच वाले गिरे, फिर आगे वाला गिरा तो पीछे वाला दिख रहा है, तो वो पौधे ऐसे चढ़ाई की तरह हुए, ठीक है। तो पौधे अगर ऐसे हुए तो स्वाभाविक है कि छोटा तो नीचे रहता है, अगर बड़ा गिरा तो छोटा ढक दिया, छोटा गिरा तो बड़ा ढक दिया, तो इसीलिए। और यहाँ वर्षा भी लगभग अप्रोक्सीमेटली जो रेन होता है यह आपको 200 के आसपास इसकी वर्षा होती है, ठीक है, 200 के आसपास इसकी वर्षा होती है। उसी तरह आप देखते हैं कि भारत में ऊपर में सूखा रेगिस्तान, जो कोल्ड आप आइस जमा हुआ देखते हैं जम्मू कश्मीर के ऊपर,
द्रास वाले एरिया में हमने कहा था, जो द्रास होता है J&K में, अब तो लद्दाख वाले क्षेत्र में इसको कह दीजिए, लद्दाख वाले क्षेत्र में कह दीजिए। तो इस क्षेत्र में अगर बात करते हैं तो यह आप देखे थे कि 45 यानी 50 अप्रोक्सीमेटली 50 माइनस में जाता है, यह हमारा टेम्परेचर माइनस में जाता है हमारा टेम्परेचर। और इसी चीज को अगर हम बात करते हैं जम्मू, यही आपका जो राजस्थान है, राजस्थान में आप देखते हैं कच्छ एक जिला है जो पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसकी आप देखते हैं कि तकरीबन 50% के आसपास, 45-50% के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर दिन का होता है, और यह टेम्परेचर रात में 20 डिग्री के आसपास, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाती है। यह हमारी डाइवर्सिटी है, और इंडिया की यह सबसे बड़ी खासियत है कि एक ही दिन में, गर्मियों के समय में एक ही दिन में, ये जाड़े के दिनों में होगा भाई टेम्परेचर, और ये गर्मियों के दिन में होगा। ऐसा नहीं कि दोनों को गर्मी के दिन में मिला ले, नहीं, यह जाड़े के दिनों का टेम्परेचर है या गर्मी के दिनों का टेम्परेचर है। गर्मी के दिनों की टेम्परेचर हमारी इतनी हाई हो जाती है और जाड़े के दिनों की टेम्परेचर हमारी इतनी हाई हो जाती है, आपको तो यहाँ 3 डिग्री टेम्परेचर में लगता है कि कंबल फेल हो गया, हीटर फेल हो गया। अब सोचिए इस जगह पर, लद्दाख जैसे जगहों पर हमारे जो सैनिक होते हैं किस तरह से काम करते हैं, टेम्परेचर तो माइनस में रहता है। तो आपके लिए जो सैनिक है अपने जानों की बाजी लगा करके किस तरह से वह काम करते हैं, आप सोच करके देखिएगा। यह देश की डाइवर्सिटी है, जिनको अस्मिता है, जिसको बचाए रखने के लिए वह ठंड गर्मी किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, बस आपके लिए दिन रात एक करके वह लड़ते रहते हैं अपने आंतरिक, आपके घर में, आपके घर के दुश्मनों से, बाहरी दुश्मनों, सबसे वह आपकी रक्षा करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे तो प्यारे बच्चों, देखिए फिर क्या कहता है। कहता है कि वनस्पति का भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना या अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ठीक है, यानी क्या कहा, इसको अक्षत वनस्पति कहते हैं। जिस पर कोई मानव का हस्तक्षेप न हो उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को कहा, नेचुरल वेजिटेशन रिफर टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज बीन लेफ्ट undisturbed by humans for a long time. This is termed as a virgin vegetation, जिसमें virgin vegetation, ठीक है। आगे देखिए, जो प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, अतः विभिन्न प्रकार की वनस्पति, विभिन्न प्रकार की कृषि, फल और बागान वनस्पति का भाग है। ठीक है, जो होते हैं भाग तो हैं, परंतु प्राकृतिक वनस्पति नहीं है, उन्हें किसी मनुष्य द्वारा देख रेख में बनाया जाता है। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं उनके द्वारा देख रेख में बनाया जाता है। आगे देखिए, उसी चीज को कहा, वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में इतनी विविधता निम्नलिखित कारणों से होती है, जो इनकी जो आप देखते हैं, द ह्यूज डाइवर्सिटी इन अ फ्लोरा एंड फौना किंगडम इज ड्यू टू द फ्लावरिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं इसमें कि जैसे 2 कारण इसके मेन फैक्टर होते हैं। अगर फैक्टर की बात करते हैं, एक तरफ आपके रिलीफ जिसको हम लोग धरातल, ठीक है, और दूसरी तरफ जलवायु जिसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह ऐसे कारक हैं जो वनस्पति और जंतुओं के शरीर में, रूप में, रंग में भार व बदलाव करने का काम करते हैं। जैसे आप अगर इंडिया की बात करते हैं तो जो इंडिया है, इंडिया में आप देखते हैं कि एक ही समय पर, इसी समय अगर बात कीजिएगा, हर तरह के पशु पक्षी आपको देखने को मिलते हैं। जैसे बर्फ वाले क्षेत्र में जाइएगा तो वहाँ भालू वगैरह आपको जो है बर्फीले देखने को मिलेंगे। फिर उसी तरह से आप रेगिस्तान की तरफ जाइएगा
तो आपको ऊंट वगैरह, वहाँ का जहाज कहा जाता है, आपको वो सब देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक ही समय में विभिन्न प्रजातियों का यहाँ होना उनकी एक खासियत बताती है कि आप इंडिया में रहते हैं तो आपके लिए हर समय कुछ न कुछ नई चीज़ों देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जो प्राणी होते हैं, वन्यजीव जो होते हैं, वह क्लाइमेट के बेस पर डिपेंड करते हैं। जैसी क्लाइमेट होगी वैसा उनके लिए डिपेंडेंसी होगा। जैसे ऊपर में आप देखते हो कि पश्मीना शाल वगैरह जिस भेड़ से निकाली जाती है जम्मू कश्मीर में, 8th क्लास में पढ़ा था, तो जैसे रेशम से रेशम कीट निकाली जाती है, तो उनके लिए वह क्लाइमेट है कि गर्मियों के दिन में उनकी बालों को काटा जाता है, फिर उसको साफ करके रंगाई धुआई जैसे भी करना हो किया जाता है। तो क्यों वह जम्मू कश्मीर में ऐसे है कि जम्मू कश्मीर में ही होते हैं? क्यों? क्योंकि वह क्लाइमेट कंडीशन उनके लिए ऐसी है कि वह धरातल उनके लिए जम्मू कश्मीर ही सुटेबल होगा, इधर नहीं होगा। बहुत पक्षी ऐसे साइबेरियन पक्षी होता है, गर्मियों के दिन में यहाँ आते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है कि गर्मी क्यों? कारण है कि उनके लिए वह सिचुएशन ही वैसे क्रिएट की गई है नेचर द्वारा, हम लोग से नहीं होने वाला है, नेचर द्वारा, कि उसी समय वह इस धरातल पर एक जगह से दूसरे जगह विचरण करने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखते हैं लैंड है, सॉइल है, यह सारी कुछ इसकी जो होती है, जैसे हम चर्चा कर सकते हैं इसमें आप बात कर सकते हैं जैसे कि लैंड हो सकता है इसके कारण, फिर सॉइल हो सकता है, फिर टेम्परेचर जैसे हम बात करते हैं इसकी टेम्परेचर हो सकती है, फिर आप बात करते हैं जिसे फोटो पीरियड सनलाइट होते हैं, जो कि सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है जिसको फोटो पीरियड सनलाइट बोलते हैं, ये हो सकता है। और वर्षण भी उसका एक कारण हो सकता है, बिल्कुल होता है, हो नहीं सकता है, होता है। तो यह सारे उसके जो कारण है जो उसको एक ऐसे प्राणी में तब्दील करते हैं जो जगह के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, लैंड के ऊपर, सॉइल के ऊपर उसकी निर्भरता को बनाते हैं, ठीक है। सब जगह वह नहीं हो सकते हैं। अब जैसे कर्नाटक वगैरह क्षेत्र में जो कॉफी होती है, क्यों नहीं बिहार में हो जाता है, क्यों नहीं राजस्थान में हो जाता है, क्यों नहीं जम्मू कश्मीर में हो जाता है? तो कहने का मतलब है कि इन द सेंस यह हर चीज की अपनी एक सिचुएशन होती है और हर चीज एक क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे देखिए, फिर कहता है धरातल यानी रिलीफ, कहता है भूभाग लैंड, भूमि का वनस्पति पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। जो अगर जिस तरह की भूमि होती है वह किस पर डिपेंड करती है? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस पर उसका इन्फ्लुएंस बनता है। अगर सपोज दैट आप गंगा जमुना क्षेत्र लेते हैं, सपोज दैट गंगा जमुना क्षेत्र अगर आप लेते हैं तो वहां की मिट्टी की अलग गुणवत्ता है। उसी जगह आप जो राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ की मिट्टी की जो बालू रेत है वहाँ की अलग गुणवत्ता है। उसी तरह से आप अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, यहाँ की अलग गुणवत्ता है, और नीचे वाले पोर्शन की बात करते हैं, यहाँ की अलग गुणवत्ता है। यह उसकी क्लाइमेट कंडीशन है। आप कोस्टल एरिया की अगर बात करते हैं, इस कोस्टल एरिया में जो आप देखते हैं, इस कोस्टल एरिया में आप कोस्टल एरिया में अगर बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जो कोस्टल एरिया होता है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय भाग जो होता है, इसकी अलग कंडीशन होती है। और यहाँ वर्ष भर लगभग आप देखते हैं कि लगभग टेम्परेचर सेम पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो समुद्र से उसने उठने वाली जो पानी की जो आप इवेपोरेशन वगैरह देखते हैं, वाष्पीकरण के माध्यम से वह वहाँ की जो क्लाइमेट होती है नियंत्रित होती है। 20 से 30 डिग्री के बीच में वह आपको देखने को मिलता है। उसी तरह से अगर बात करते हैं इधर का, ये पहाड़ी क्षेत्रों का, तो इसका अलग क्लाइमेट होता है, इसका अलग क्लाइमेट है। आप देखते हैं बारिश भी कभी कभी नहीं होती है इन सब क्षेत्रों में। यह क्लाइमेट के ऊपर है, तो जीव जंतु भी यहाँ के उसी के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, धरातल
के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत प्रभाव पड़ता है। द नेचर ऑफ लैंड इन्फ्लुएंसेस द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। उपजाऊ भूमि पर प्रायः कृषि की जाती है। कहा द फर्टाइल लेवल्स इज जनरली डिवोटेड टू एग्रीकल्चर। उबड़ तथा असमतल, मतलब जो उबड़ है उठा हुआ है, जो समान नहीं है, असमतल है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। भूभाग पर जंगल तथा घास के मैदान हैं और जिनमें वन्य प्राणियों को आश्रय मिलता है। द undulating and rough territories are areas where grassland and woodlands develops and give shelters to a variety of wildlife। ठीक है, चलिए मृदा को जरा देख लेते हैं, जिसमें कहता है मरुस्थल की बलुई मृदा में कंटीली झाड़ियां होती है। जैसे कैक्टस वगैरह के पौधे आप देखते हैं कि जो मरुस्थल होती है उसमें कैक्टस वगैरह के पौधे ज्यादातर देखने को मिलता है। नागफनी वगैरह इन सब चीजों के पौधे आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वह पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं, इसके कारण से उन सब चीजों को वहां लगाया जाता है। ठीक है, चलिए पर्वतों की ढालों में जहां मृदा की परत गहरी है शंकुधारी वन पाए जाते हैं। द हिल स्लोप्स विद सम डेप्थ ऑफ सॉइल हैव जो बचा हुआ है इसमें सूर्य प्रकाश, फोटो, इसमें जो हम देखते हैं फोटो पीरियड, सनलाइट वर्सन देखते हैं, वन का महत्व देखते हैं। इसी तरह से देखते हैं इंडियन नेचुरल वेजिटेशन एज अंडरग्रो मेनी चेंजेस ड्यू टू सेवरल फैक्टर्स। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के बारे में, वनस्पतियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, उष्णकटिबंधीय, वर्षावन, उष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वन, कटीले वन तथा झाड़ियां, पर्वतीय वन, और उसी तरह से देखते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट और सर्पगंधा, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, कुछ और है इसमें। तो देखिए क्या कहता है, सूर्य प्रकाश में किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश का समय तय उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई एवं ऋतु पर निर्भर करती है। अब कभी कभी आप देखते हैं कि अगर वर्षा ऋतु के वजह से कभी कभी सूर्योदय आपको दिखाई नहीं देता है, तो ये सारे क्लाइमेट के मुद्दे हैं और क्लाइमेट के हिसाब से ही चलते हैं। उसी में हम देखते हैं क्या कहता है, द वेरिएशन इन ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट एट डिफरेंट प्लेस इज ड्यू टू डिफरेंसेस इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, सीजन्स एंड ड्यूरेशंस ऑफ द डे। दिन के समय या रात के समय एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप देखते हैं कि उसके ऊपर वह सूर्योदय की सन की लाइट जो है किस तरह से उसको प्रभावित करने का काम करती है। इसी में आप देखते हैं कि जो सनलाइट की अवेलेबिलिटी में ही जो प्लांट्स होते हैं वह अपना भोजन बनाने का, यानी अपने लिए फूड बनाने का काम करते हैं, या जो फूड बनाने का काम करते हैं, डेट मीन्स भोजन बनाने का काम करते हैं, यह सनलाइट की अवेलेबिलिटी में होती है और यह फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। और पत्तों में क्लोरोफिल होते हैं, रंध्र होते हैं, जिसके माध्यम से वो अपना खाना बना करके, और उसमें मिट्टी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। लेकिन सॉइल क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। ठीक है, प्लांट क्या होता है, लिविंग थिंग्स होता है। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग्स एक लिविंग थिंग्स को स्थान देता है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। उसी तरह से कहा वर्षण क्या होता है, प्रिपरेशन क्या होता है। इसमें कहता है कि भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक एवं पीछे हटने उत्तर पूर्वी मानसून में होती है। मतलब हमने देखा कि यह जो वर्षा होती है, यह वर्षा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो हम देखते हैं जून टू सितंबर तक होती है। और फिर आप देखते हैं लौटते हुए जो वर्षा होती है अक्टूबर से नवंबर के आसपास होती है, और यही वर्षा लौटती हुई आपको केरल वगैरह, तमिलनाडु वगैरह के तट पर वर्षा का कारण बनती है। ठीक है, यह आप देखते हैं लगभग जून के फर्स्ट वीक में वर्षा स्टार्ट होती है
और यह वर्षा भारत मानसूनी जलवायु है भारत की, जो जिस पर डिपेंड करती है। जितने भी वन वगैरह आप देखते हैं, एग्रीकल्चर देखते हैं, वे जलवायु पर ही ज़्यादातर 80% लगभग इसी पे डिपेंड करती है। और उसके बाद जो पंपिंग सेट वगैरह, नहर, जो भी कोई भी चीज़ है, अगर हम बात करते हैं जो छोटे छोटे पॉन्ड वगैरह, अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर उसमें पानी कहाँ से आएगा, तो भारत उसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। In India, almost the entire rainfall is brought in by the advancing southwest monsoon, June to September, and the retreating northwest monsoon। ठीक है, आगे देखिएगा, कहता है कि वन का महत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, जिसमें कहता है नवीकरणीय संसाधन है। यह जो वर्षा है यह नवीकरणीय संसाधन है, जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं। आप देखते हैं इस वर्षा से आप बहुत तरह के काम कर सकते हैं। जो रेन होती है, जो रेन होती है, इसमें आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप इस पानी को स्टोर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। जब बारिश की कमी होती है, आप इस पानी को कभी कभी पीने में भी ला सकते हैं। इस पानी से आप जो बैटरी होती है उसमें भी, इसमें डिस्टिल वाटर के तौर पे आप इसमें काम कर सकते हैं। तो एक वर्षा के बहुत है, और इनकी क्षारीयता जो होती है लगभग 5.5 के आसपास, 5 के आसपास होती है, 5.5 के आसपास इसकी होती है पीएच वैल्यू, जो आपने याद करा था। ठीक है, तो इस तरह से इसको देखते हैं। फिर कहता है वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्यतः भूमिका निभाती है। जब आप देखते हैं कि बारिश होती है तो मेढके वगैरह टर 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 करते रहती है, क्यों करती है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए एक नई जीवन की शुरुआत हुई है। और जब भी भादो वगैरह आता है तो आपको ज़्यादातर गाँवों में जितने भी गड्ढे गुबड़ी होते हैं बड़े मिलते हैं, और ज़्यादातर मेढकों की आवाज़ आपको रात भर सुनने को मिलती है, टर 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 मिलती है आपको। ठीक है, उसी तरह से फिर क्या कहता है कि स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं, यानी द मॉडिफाई लोकल क्लाइमेट, कंट्रोल सॉइल इरोजन्स, रेगुलेट स्ट्रीम फ्लो। फिर कहा बहुत सारे उद्योग के आधार पर सपोर्ट ऑफ द वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। ये सारे उनको कहने का मतलब है कि जो वर्षा से होने वाले, जो आप देखते हैं वर्षन, यानी जो देखा आपने, या नवीकरणीय रिसोर्सेज है, इनसे हमको किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वन का महत्व क्या होता है, या बात करते हैं, हाँ, फॉरेस्ट का जो महत्व होता है हमने देख लिया किस तरह से यह वन के महत्व को, और यह वन जो भी है डिपेंड रेनिंग सीजन पे करती है। अगर आप देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट की बात होती है, उसके लिए हमेशा जो सदाबहार वन कहते हैं, पतझड़ वन कहते हैं, टुंड्रा वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, जितनी भी सारी वन होती है उन सब के लिए वर्षा की जरूरत पड़ती है। क्योंकि पहाड़ी, जितने भी पहाड़ी वगैरह पर, या आप देखते हैं माउंटेन फॉरेस्ट होती है। फिर आप उसी तरह से देखते हैं कि जो इंडिया का अगर हम बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इधर आप देखते हैं, इधर ईस्ट वैली, ईस्ट घाट, और इधर पूर्वी घाट बोली जाती है। इन दोनों की जो आप देखते हैं, आपने देखा था कि इधर आप फिर अगर चर्चा करते हैं तो आपने एक चीज गौर से देखा था कि हमने बताया था कि इधर और इधर वनों की जो हाइट होती है दोनों में फर्क होता है। इधर आपको 600 से 900 के बीच में वनों की, जो आपने जमीन से जो लैंड, जो पहाड़ियों की जो हाइट देखी थी आपने 600 से 900, इधर आपने देखा था हार्डली इसकी 1750 तक ऐसे देखने को मिलती है। जिसमें आपने माउंट एवरेस्ट वगैरह का भी हम चर्चा कर रहे थे, उसी क्षेत्र में आपने देखा था कि फॉरेस्ट की अलग अलग इनकी शाखाएं होती है और दोनों तरफ अलग अलग देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी चीज को हम कहते हैं। और सारी ये जितने भी प्रक्रिया होती है वो वर्षा पे डिपेंड करती है, और वर्षा का होना इसके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे अब देखते हैं, जिसमें कहता है कि इंडियाज नेचुरल वेजिटेशन, जो इसकी नेचुरल प्राकृतिक जो वेजिटेशन है, हैज अंडरगोन मेनी
चेंजेस ड्यू टू द सेवरल फैक्टर, इसके कुछ सेवरल फैक्टर है जो उसको चेंज करने के लिए बाध्यकारी है। कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, जैसे आप देखते हैं कि ह्यूज पॉपुलेशन बढ़ना, यानी जो भारत है उसकी जनसंख्या बहुत बड़ी है। भारत क्या, दुनिया के में लगभग आज 8 अरब लोग हैं। 8 अरब लोगों के लिए यह धरती छोटी पड़ती जा रही है ऐसा लगता है। कारण क्या है कि एक लोगों के पास 500 एकड़ है और किसी लोगों के पास 1 एकड़ भी नहीं है, जैसे हमारे जैसे लोगों के पास 1 एकड़ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि यह सब डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन है। रसिया पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा भूभाग अपने पास एक्वायर्ड किए हुए है, उसके पास है। तो अगर हम बात करते हैं पूरी एशिया को मिला दी जाए तो रसिया 1/3 में रसिया आ जाएगा, 1/3 में रसिया आ जाएगा। जो यूरोप में भी चढ़ बैठा है, एशिया में भी चढ़ बैठा है, सब पर चढ़ बैठा है। तो उसी तरह से देखते हैं कि यह डिस्ट्रीब्यूशन जो लैंड का है, हम भारत में है तो हमारे लिए वैसे ही आप देखते हैं कि 2.14 के आसपास यह हमारे लिए लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबके लिए अलग अलग है। तो कहने का मतलब जो जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या जो ह्यूज पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के लिए कुछ तो चाहिए दाना पानी के लिए। जो दाना पानी उपजाने के लिए चाहिए वह जमीन, क्यों? क्योंकि वह डिफॉरेस्ट होते जा रहा है, उन पौधों को कटाई करके लोग उस पर कृषि कर रहे हैं। यही इस जैसे इंडियन नेचुरल वेजिटेशन के साथ हो रहा है, ठीक है। उसी चीज को कहा, उद्योग का विकास कर रहे हैं फिर भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं फिर भी पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन किए जा रहे हैं। तो ये सारे उसके कॉजेज है, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की अगर बात करते हैं, जिसमें कहता है कि ऑल द प्लांट्स एंड द एनिमल्स इन एन एरिया आर द इंडिपेंडेंस एंड interrelated to each others in their physical environment. Thus the farming, the ecosystem humans beings are also and the integral parts of the ecosystem, जिसमें कहा कि किसी भी क्षेत्र के पादप तथा प्राणी आपस में तथा अपने भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधित होते हैं और एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, और मनुष्य भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है, वनाच्छादित है, क्या कहते हैं उसको, अविच्छिन्न भाग है। आपने देखा कि जो इकोसिस्टम है, पहले आप देखते हैं प्लांटेशन होती है, प्लांट को भी खाने के लिए, हिरन वगैरह इन सब चीज़ों का है, हिरन को भी खाने के लिए कोई बैठा है, शेर वगैरह बैठा है, और उसके ऊपर भी कुछ लोग बैठे हैं। फिर इसी तरह से करके यह एक चक्र चलती है। और जो आपने देखा था इकोसिस्टम के बारे में, रिसाइकल चलती है, ये सब जाकर के फिर मिट्टी में मिल जाती है। माटी के दही माटी में मिल जाएगी, वही हाल होता है, मिट्टी में मिल जाती है। फिर एक नए सिरे से नई चीज़ों की उत्पत्ति होकर के फिर वो रिसाइकल चलते रहती है। टिड्डा को कोई खाया, मेढक खाया, मेढक को कोई खाया, फिर सांप खाया, सांप को कोई, ऐसे ही करके यह रिसाइकल चलते रहती है। उसी तरह से मनुष्य के साथ भी होता है। हमने छोटे छोटे मुर्गा मुर्गी को खाया, बकरा बकरी को खाया, बकरा बकरी के बाद थोड़ा बड़ा तो गाय गोरू को भी खाना चालू कर दिया। गाय गोरू के साथ अब हिरन का भी शिकार करके सलमान खान लोग कभी कभी खा लेते हैं, काले हिरन के शिकार में जो केस चला था। ऐसे ही करके यह एक सिचुएशन चलते रहती है, रिसाइकिल होते रहता है। जैसे मवेशी मरते हैं तो गिद्ध वगैरह खाते हैं, तो गिद्ध की जनसंख्या कमने लगी। कारण था कि गिद्ध की संख्या कमने के पीछे सबसे बड़ा कॉज क्या था कि जो गिद्ध थे वह जो मवेशी को टॉक्सिन लगाई जाती थी, कुछ टॉक्सिन वगैरह होती है, वो 8th क्लास में भी आप पढ़े होंगे, वो मेडिसिन दी जाती थी, जिसके कारण से गिद्ध उसको, जब मवेशी को खाते थे तो ऐसा तो नहीं कि वो टॉक्सिन, जहर तो उसमें है, उस जहर को खाने के बाद पॉइजन युक्त होता था, जिसके कारण वो गिद्ध भी मर जाते थे, निकल लेते थे। तो यही सारी बात होती है। तो यह रिसाइकिल चलते रहती है। तो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ऐसी प्रक्रिया होती है, या नेचर ने दिया है, इंसान के बाप का दिन नहीं कि उसको कर लेगा, यह नेचर ने दिया है और नेचर के बस की बात है, इंसान की बस की बात नहीं। इंसान की बस की बात होती तो सब बाप बेटे पैदा करता, बेटी पैदा नहीं करता। इसलिए ये सारे रिसाइकल है। आप देखते हैं मवेशियों के लोग ज्यादा कहते हैं कि गाय हो, तो यह क्या है, एक रिसाइकल चलते रहता है। जो एक प्राकृतिक है, नेचर है, उसको वह फिक्स करता है, हम आप उसको फिक्स नहीं करते हैं। चलिए आगे देखिएगा। फिर कहता है वनस्पतियों के प्रकार होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार जिसको सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं यानी ट्रॉपिकल डिसिडेशियस फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले तथा वन झाड़ियाँ होती है, ट्रॉपिकल थ्रोन फॉरेस्ट एंड सब्स होते हैं। उसके बाद पर्वतीय
माउंटेन्स होते हैं, या सारे जो है आप देखते हैं मैंग्रोव वन होते हैं, या सारे वनों के प्रकार आपको देखने को मिलते हैं, जो टाइप्स ऑफ वेजिटेशन है यह आपको देखने को मिलते हैं, और यह आपकी पृथ्वी पर मिलते हैं और आपके भारत में भी पाए जाते हैं। ठीक है, यह सारे मैंग्रोव है जो आपको देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, कहता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्या होते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब यह वर्षा के साथ हमेशा यह हरे भरे रहते हैं, इनकी हराई भराई में कभी कमी नहीं आती है। क्यों? कारण होता है कि इनको पर्याप्त वर्षा के लिए लगभग 200 इनको वर्षा मिलती रहती है। ठीक है, 200 जो आप देखते हैं कि वर्षा का इन पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है 200 सेंटीमीटर इनको वर्षा प्रत्येक वर्ष मिलती रहती है। ठीक है, इस तरह से देखते हैं। ठीक है, कहा दिस द फॉरेस्ट आर द रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज टू द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट मतलब ईस्ट और वेस्ट, इस साइड, इसी को कहते हैं वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट होता है, हाँ, जिसमें वेस्टर्न घाट एंड द आइलैंड्स ग्रुप्स ऑफ द लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार, अपर पार्ट्स ऑफ द असम एंड द तमिलनाडु कोस्ट। ये सारे बात कर रहा है, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, सारी चीज की बात कर रहा है। फिर कहता है ये उन क्षेत्रों में भली भांति विकसित है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा के साथ एक थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु पाई जाती है, और इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ठीक है, इनकी वन की जो मीटर होती है, जो ये फॉरेस्ट होते हैं, आपने देखा जो रेनी हो गई यह 200 सेंटीमीटर तक होगी, 200 सेंटीमीटर तक होगी। और यहाँ जो फॉरेस्ट होंगे, या फॉरेस्ट, आई नो डेट, 60 जो फॉरेस्ट होते हैं 60 मीटर तक लंबे होते हैं, यह FOREST, यह 60 मीटर तक लंबे होते हैं। ठीक है, कारण क्यों है कि इनकी लंबाई इतनी क्यों होते हैं? कारण है कि इनको वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में वर्षा मिल जाता है, रेनी, जिसके कारण से यह क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। ऊपर से लोग फोटो शूट करता है और उसी को कुछ लोग वॉलपेपर पे स्टेटस वगैरह लगाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कहा ये उन क्षेत्रों में भली भांति, आगे देखिएगा, कहता है ये क्षेत्र वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। द रीजन्स इज द वार्म एंड वेट थ्रू आउट द ईयर। अतः यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियां व लताएं लाती हैं। इट हैज luxuriant vegetation of all kinds, trees, shrubs and creepers, giving it is multi-layered structures। ठीक है, मल्टी-लेयर स्ट्रक्चर्स कैसे कहने का मतलब होता है कि जैसे यह पौधे यहाँ पे हो गए, ठीक है, दूसरे पौधे यहाँ, तीसरे, ऐसे ऐसे करके वह पौधे ऊपर तक होते हैं। कारण होता है कि एक पत्ती झाड़ा, दूसरा पत्ती दिख रहा है, फिर दूसरा झाड़ा तो तीसरा दिख रहा है, इसलिए वो सब दिन एवरग्रीन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, या पौधों की अगर बात करते हैं इस तरह से, मान लीजिए यह प्लांट होगा, दूसरी यहाँ हो गई, तीसरी यहाँ हो गई। अब मान के चलिए इस तरह के पौधे हैं तो भैया छुपा छुपी कर रहा है, नुक्का छिपी खेल रहा है, तो क्या दिखेगा, सब दिन हरियाले ना दिखेगा, इसीलिए इसको एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी समझिएगा, भैया दिक्कत होगा कमेंट कर दीजिएगा, आगे सुधार किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहता है, यहाँ साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए सदाबहार कहलाते हैं, इसीलिए इसको सदाबहार कहते हैं, जिसको हेंस इज द कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष आबनूस यानी एबोनी, कुछ इसमें जो प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए, दैट मीन्स कहने का मतलब ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए इनमें होते हैं, जो आप पैसे कमा सकते हैं, इसमें आपको एबोनी देखने को मिलता है। उसी चीज को कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर द एबोनी। आप उसके बाद देखते हैं महोगनी, फिर उसके बाद आप देखते हैं रोसवुड, उसी तरह से आप देखते हैं रबर एंड सिनकोना।
उसी तरह से आप सिनकोना, ये सारे प्लांट हैं जो कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर इसको देखे जाते हैं, जिससे आप धन कमा सकते हैं। देखे थे किस तरह से मूवी बना था, अभी हाल फिलहाल गई है, पुष्पा भाव झुकेने का नहीं। तो पुष्पा भाव में जंगल में जो चंदन की खेती की जाती है और उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है, उसको ध्यान दीजिएगा। नहीं तो पुष्पा भाई वो तो ससुरी के हमेशा झुकले रहता है, और कहाँ झुकेगा भाई, मूवी है लेकिन झुकने का नहीं, मतलब ईगो नहीं झुकने देगा। ऐसे तो झुकले रहता है ना, तो वो झुकल रहता है वो अलग चीज है। लेकिन कहने का मतलब कि यहाँ आप समझिएगा ना कि वहाँ चंदन की खेती की जाती है और चंदन की लकड़ी महंगी बिकती है, उस चीज को देखिएगा, ना कि पुष्पा भाई झुकने का नहीं तो कोई मार के झुका देगा और ज्यादा, ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर देखिए क्या कहता है। उसके बाद कहता है इन वनों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले जानवर, हाथी मिलता है, बंदर मिलता है, लेमूर और हिरन मिलता है। ये सारे इसके एनिमल्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, पुष्पा भाव मत बनिएगा। आगे देखिएगा फिर क्या कहता है। ऐसे उसके बाद एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं, जो मोटा होकर गैंडा नहीं हो जाता, हम लोग नहीं, साला गैंडा हो गया है, वही हाल हो गया है। ठीक है जी। उसके बाद पश्चिम बंगाल के दलदली क्षेत्र में मिलते हैं, और द वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, आर फाउंड इन द जंगल्स ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, यह असम के क्षेत्र में और वेस्ट बंगाल के एक सींग वाला गैंडा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कहता है ये लकड़ियां आर्थिक महत्व की नहीं बल्कि पारिस्थितिकी महत्व की है। मतलब यह जो इकोसिस्टम को, क्या इकोनॉमिकल तौर पे कुछ खास नहीं है, लेकिन ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, यह लकड़ी काफी भारी होती है और उतनी अच्छी होती भी नहीं है जिससे आप कुछ कर सके। ठीक है, हाँ। उसके बाद ये सब O2 छोड़ते हैं। देखिए यही तो बात हो गई, सबसे बड़ी चीज हो गई कि साइंस ढुक गया। O2 ऑक्सीजन रिलीज करता है। पूरे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा शायद हमको लगता है कि 21% होगा, और 78 पॉइंट कुछ परसेंट जो अगर बात करते हैं तो यह नाइट्रोजन का होगा, और बाकी 1% में अदर गैसेज होंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर इसी तरह से कहता है उष्णकटिबंधीय उसके बाद पर्णपाती वन क्या होते हैं, या यानी ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट में या क्या होता है, जिसमें कहता है कि ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए हैं। भारत का जो एरिया है ना, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। दिस इज द लार्जेस्ट एरिया स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया इन मानसूनी। उसके बाद इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं, और ये उन क्षेत्रों में विस्तृत है जहां 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। मतलब ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, या वो एरिया में बसल हो बाबू जहां वर्षा जो हो तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा हो, तो जनिया की यह जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, आगे देखिएगा। हाँ, चलिए फिर उसके बाद कहा इस प्रकार के वनों में वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। मतलब शुष्क ऋतु, जब आप मार्च महीना देखते हैं ना, फरवरी मार्च, तो ये पत्ता झाड़ने का काम करते हैं। तो झाड़ने का काम करते हैं, झाड़ने के बाद फिर अप्रैल जैसे हुआ ना, अप्रैल के बाद ये उगाने का काम करते हैं, लास्ट तक उगाने का काम करते हैं। छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखिएगा। फिर कहा वेर इज रेन अप टू 100 सेंटीमीटर। इसमें कहा कि जहां 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। यह जो आपने देखा कि 8 सप्ताह के लिए, लमसम 8 सप्ताह, अप्रोक्सीमेटली 2 महीने के लिए ये अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं। और यहाँ वर्षा का होना चाहिए 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक यहाँ बारिश होनी चाहिए, तब जाके ही माना जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर कहा कि ऐसे वन देश के पूर्वी भाग में, यह वन पूर्वी भाग में, अब ईस्ट की तरफ फेंक दिया। देखिए एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाई पश्चिम में हुआ तो एवरग्रीन, पूरब में हुआ तो डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसमें हमने कहा, और यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक रेन होना चाहिए भैया, तब जाके यह हम डेसिडियस फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना जी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग अच्छे से देखिएगा।
फिर क्या कहता है कि ऐसे वन देख लिया पश्चिम, हाँ, जैसे हम देखते हैं कि ऐसे वन देश के पूर्वी भाग, उत्तरी पूर्वी राज्यों, उसके बाद हिमालय के गिरिपद प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी ढाल मतलब पूरब हो गया ना, ये ढलान है ना जी, ये ढलान जो है, यही ढलान में जो पाया जाता है उसी को कहते हैं ढलान। का मतलब मैंने उन्हें मत समझिए, ये जो ढलान मतलब जो ऊपर से नीचे आता है ना, इसी को ढलान कहते हैं। और ये झारखंड वाला पोर्शन है तो इसको भी ढलान कहिएगा, ठीक है, ये ढलान का बात कहिएगा, मतलब ढुलकाई पर चढ़ गया, गाड़ी धक्का देने की जरूरत नहीं है, खुद स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, कहा सच ए फॉरेस्ट आर फाउंड इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द हिमालयन फुट हिल्स, झारखंड, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, उसके बाद कहता एंड फाउंड इन द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, यही बात है भैया। भारत का मैप है, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं, पर्णपाती वन का क्षेत्र दिए हुए हैं, देख लीजिएगा जरा। पश्चिम, उसके बाद पश्चिमी ढलान दिए हुए हैं, सदाबहार वन दिए हुए, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिए हुए हैं, और इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर आर्द्र पर्णपाती के लिए वर्षा चाहिए, और शुष्क पर्णपाती के लिए 75 से 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक वर्षा चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फिर कहता है सागौन इन वनों की सबसे प्रमुख प्रजाति है। सागौन इज द फेमस स्पीसीज इन द फॉरेस्ट। बांस, साल, शीशम, चंदन, रबर, उसके बाद कुसुम, अर्जुन तथा शहतूत के वृक्ष व्यापारिक महत्व प्रचलन में, यानी उनकी प्रजाति जो है वह व्यापारिक महत्व के लिए, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए यहाँ पे जानी जाती है। ठीक है, उसी तरह से कहा कि शुष्क पर्णपाती वन जिसको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द दोज एरियाज वर्ड द रेनली, उसके बाद रेनफॉल इन द बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे कहा प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है जी? तो प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है कि हेने से हेने से हेने से हेने 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 एगो दूगो तीन गो है पानी पानी, ये ब्लू है पानी पानी, अगर हो रहा होगा तो इसको पेनिसुलर कहते हैं। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय होने के लिए तीन तरफ से जलों का होना जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, तो यह जल आप देखते हैं, एक तरफ से बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ से अरब सागर, नीचे हिंद महासागर है ना जी, नीचे हिंद महासागर देख नहीं रहे हैं, यहाँ इंडियन ओशियन लिख दिया, है बे ऑफ बंगाल लिख दिया, उन्हें अरेबियन सी लिख दिया, ये सब है, तो यही आपकी खासियत है। आगे देखिएगा, पृथ्वी पर 70% पानी है ना। आगे देखिएगा, फिर कहा उसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार के ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। सच आ रेनफेड एरियाज ऑफ द पेनिसुलर स्टोन्स आर द फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। यह प्लेन है, हमारा समतल भूमि है, हेने होने करने का कोई बात है नहीं है, समतल है, प्लेन है। चलिए कहता है विस्तृत क्षेत्रों में प्रायः सागेन, साल और पीपल तथा नीम के वृक्ष उगते हैं। ठीक है, कटीले वन तथा झाड़ियां, द थ्रोन फॉरेस्ट एंड स्क्रब, ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? या वही होते हैं जो आप जानते हैं, कांटा होता है हमें, कांटा। ठीक है, कैक्टस वगैरह ये सब जो आप देखते हैं इसमें कांटा होता है, छुइएगा तो चुभ जाएगा, चुभ जाएगा तो खून निकलेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कि कटीली झाड़ियाँ। या आप राजस्थान वाले क्षेत्र में जाते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, तो इन झाड़ियों का वहाँ ज़्यादा प्रचलन है, क्योंकि दिन में 100 से 150 ग्राम तक वर्षा को एब्जॉर्ब करती है, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण से इनको लगाया जाता है वानिकी सुरक्षा के लिए। वानिकी बोलते हैं मतलब वनों की सुरक्षा के लिए, जिससे वहाँ भी कभी कभी आप जाओ तो कुछ छाया वगैरह तो नहीं मिलेगा, क्योंकि गोड़ जल जाएगा वहाँ राजस्थान वगैरह में जब आप जाते हो, तो उनके लिए फिर देखते हैं क्या कहता है। देखिए, जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, तो इनके लिए एक और क्राइटेरिया की गई है कि 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए। तो आप जानते हैं कि राजस्थान वगैरह में 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा मिलती भी नहीं है, तो कम में मिलेगा। ठीक है,
चलिए आगे कहा, इस प्रकार की वनस्पति देश के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के अर्ध शुष्क क्षेत्र सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें कहा, ध्यान दीजिएगा उसी चीज को कहा, द टाइप्स ऑफ द वेजिटेशन इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग सेमी एराइड एरियाज ऑफ द गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। ठीक है, यह सारे क्षेत्र में ऐसे जो ऐसे का ऐसा जो लिखा हुआ है ना जी, जो लिखा हुआ है झाड़िया कटीले, ऐसे वन वहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर कहा पर्वतीय वन क्या होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट इसमें क्या होते हैं। देखिए वो पौधा में खजूर होता है जिसको पाम बोलते हैं, यूकोर्बिया होता है, और नागफनी, कैक्टस तथा मुख्य पादप प्रजाति। और खजूर मीठा मीठा लगता है, खजूर खाएं आप लोग। दो तरह का खजूर होता है, एक खजूर, और खजूर को इंग्लिश में डेट भी बोलते हैं, और जो दिनांक को भी डेट बोलते हैं। दोनों का स्पेलिंग सेम होता है कि अलग? सेम होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। तो DATE ही लिखते हैं, डेट माने खजूर। एक खजूर होता है, बंद खजूर होता है, ससुरी के गांव में मिलेगा, हेती हेती को मिलेगा। ठीक है, खजूर आप पक पक के चूहेगा तो मीठा लगेगा। ये खजूर जो बेचता है, जो जमा मस्जिद के पास जाओगे ना, ठेलवा पर जो उघाड़ में धूल कंकड़ सब पड़े रहता है उस पर, और वहां पे भी जो मिलता है उसको भी कहते हैं। ठीक है, वो भी खजूर है। और खजूर मिलता है ना जी, रात में खाने के बाद खाइएगा तो चेहरा का चार्मिंग ग्लो बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहता है, देखिए फिर कहता है कि अकासिया, खजूर, पाम, यूकोर्बिया, ये सारे नागफनी वगैरह आपको यही क्षेत्रों में मिलते हैं जहां वर्षा का कितना होता है सेंटीमीटर, 75 से कम होता है, वही क्षेत्रों में मिलते हैं। आगे देखिएगा, फिर उसके बाद पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट में 1000 मी से 2000 मी तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, मी मतलब मीटर, ठीक है, मम्मी पापा ना, कहा आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ओक तथा चेस्टनट या पौधे वहां पे पाए जाते हैं जो पर्वतीय क्षेत्र में 1 से 2000 मीटर से ऊपर, किलोमीटर मत लीजिएगा, किलोमीटर ऊपर आसमान छू देगा। ठीक है, एरोप्लेन टकरा जाएगा। आगे देखिएगा, हिमालय की दक्षिणी ढलान दक्षिण और उत्तर पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। यह देखिएगा क्या कहता है, दीज फॉरेस्ट कवर मोस्टली द साउदर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज places having high altitude in the southern and northern ईस्ट इंडिया। यह पोर्शन जो होते हैं, देखते हैं इक्वेटर से ऊपर हाई की तरफ 1500 से 300 मीटर, 1500 से 3000 मीटर पे, और शंकुधारी वृक्ष मिलते हैं, और एक्स उसके बाद चीर, पाइन, देवदार, सिल्वर और फर, और सीडर, एक्सेट्रा यानी संकीर्ण पतीले वाले मिलते हैं। जैसे हम देखते हैं इक्वेटर है, यह इक्वेटर है, तो इससे ऊपर वाले जो पोर्शन होते हैं इनको हमको देखने को मिलता है। ठीक है, देखिएगा अधिक ऊंचाई पर प्रायः शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, अधिक ऊंचाई पर, जिसमें कहा है कि ऑल हायर एलिवेशंस टेम्परेचर्स ग्रासलैंड्स आर कॉमन। फिर कहा प्रायः 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले जाती है। ठीक है, यानी जो इक्वेटर है उससे 3600 मीटर ऊपर जाइएगा तो अल्पाइन वगैरह घास के मैदानों का स्थान ले लेगी। ठीक है, हाँ आगे कहा सिल्वर, फर, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों में के मुख्य वृक्ष है, इन वनों में मुख्य वृक्ष यही है। फिर कहा अतः झाड़ियों के रूप में बाद में अल्पाइन घास के मैदानों में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उसमें समावेशित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आगे देखिएगा, उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, मैंग्रोव वन, इसमें अगर हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्र में जहां ज्वार भाटा आते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। द मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट आर द फाउंड इन द एरियाज ऑफ द कोस्टल इन्फ्लुएंस्ड बाय द टाइड्स, यानी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में समुद्री वृक्ष पाए जाते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा समुद्री ट्रीज आर फाउंड, नारियल, तार, क्योरा व एंगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। उसके बाद कहता है इन क्षेत्र का
रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। इसके अतिरिक्त कछुए, मगरमच्छ, घड़ियाल और कई प्रकार की अन्य प्रजातियां भी पाई जाती है। ठीक है, यह वेस्ट बंगाल वाले जो हमने देखा है उस सब का क्षेत्र है। आगे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा जहाँ मिलन बनता है ना, एक तरफ से गंगा आई पश्चिम बंगाल में, आगे जाके दूसरी तरफ से ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ गई, और वही जो डेल्टा का निर्माण होता है जिसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा का निर्माण सुंदरबन डेल्टा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसके क्षेत्र हो गया, और यहीं पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है। ठीक है, हाँ, बहुत अच्छा बात है। औषधीय पादप, मेडिकल प्लांट्स वगैरह भी आयुर्वेद में लगभग 2000 पादपों का वर्णन है, और कम से कम 500 निरंतर प्रयोग में आते रहते हैं। और विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची में, यानी रेड लिस्ट उसको बोलते हैं, के अंतर्गत 332 पादपों का गणना की है, और जिसमें से 52 पादप अति संकटाग्रस्त है और 49 पादप को विनिष्ट होने का खतरा है, मतलब वो खत्म होने वाले हैं, फिर पादप मिलेंगे नहीं। सिर्फ सर्पगंधा पे आते हैं। देखिएगा, ये सर्पगंधा जो है क्या कहता है, यह रक्तचाप के निदान के लिए प्रयोग होता है। रक्तचाप जानते हैं, जैसे आपका बीपी जो बढ़ जाता है और जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको उपचार के लिए चाहिए तो ये सर्पगंधा का यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ, उसके बाद कहता है जामुन, यानी जामुन क्या होता है, यह पके हुए फल के सिरका बनाया जाता है, इसका भी सिरका बनाया जाता है, जो कि वायुसारी और मूत्रवर्धक है। ठीक है, जो और इसमें पाचन शक्ति के भी गुण हैं, और साल में या कम से कम जो जामुन का सीजन आता है, लोगों को जामुन एक बार खा लेना चाहिए। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों का निजात भी इससे होता है। आगे देखिए फिर क्या कहता है अर्जुन, इसमें कहता है ताजे पत्तों का निकाला हुआ रस कान के दर्द के इलाज में सहायक करता है। यह रक्तचाप की नियमितता के लिए भी लाभदायक है। ठीक है, ठीक है, आप लोग भी ठीक है। देखिएगा फिर कहता है बबूल, कहता है इसके पत्ते आंख की फुंसी के लिए लाभदायक है बबूल, और इससे प्राप्त गोंद का प्रयोग शारीरिक शक्ति की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। बबूल में उसमें छोटा छोटा उसका गोंद निकलता है। ठीक है, किताब कॉपी भी पहले हम लोग बहुत चिपकाते थे गाँव में। अब नीम, आप जानते हैं नीम है, तुलसी पादप है और कचनार है, ये सारे पौधे हैं जो प्राकृतिक वनस्पति के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं, और वन्य प्राणी यानी वाइल्ड लाइफ वनस्पति की भांति ही भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में भी धनी है। यहाँ जीवों की 89,000 प्रजातियां मिलती है, जो हमने इन सारे चीजों को देख लिया है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं, देश में 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। उसके बाद यह कुल विश्व का 13% पाया जाता है। यहाँ मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं, जो विश्व की लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी, सरीसृप तथा स्तनधारी जो रेप्टाइल वगैरह होते हैं ना, जो उसके बाद बच्चे धारण करते हैं, उन सब चीजों का भारत में इतना पाया जाता है, 5 से 8%। उसके बाद स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। फिर देखा, कहा एक सिंग वाले गैंडे आपने देखा असम वगैरह, पश्चिम बंगाल वगैरह के क्षेत्रों में यह पाए जाते हैं। इन सब चीजों को हमने देख लिया। कच्छ के रण तथा थार मरुस्थल में क्रमशः जंगली गधे तथा ऊंट रहते हैं। कच्छ समझ रहे हैं, जो भारत का सबसे बड़ा जिला है, गुजरात में है ना जी, बिल्कुल। याक की बर्फीली ऊंचाइयों में याक पाए जाते हैं। तिब्बत बारहसिंगा, भारल यानी नीले भेड़, जंगली भेड़ तथा कियांग तिब्बत जंगली गधे भी यहाँ पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। बहुत से कीड़े मकोड़े फलों और वृक्षों के पराग में मदद करते हैं। वृक्ष के पराग जो ऊपर में फूल वगैरह होते हैं ना, उसको खिलाने में मदद करते हैं। रासायनिक और औद्योगिक अपशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिकी तंत्र के असंतुलन का कारण बनती है। यह आपकी जो
कक्षा है वह संभवतः समाप्त हो चुकी है। हम अगली कक्षा में आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगली कक्षा हमारी ज्योग्राफी की बहुत जल्द आएगी। तब तक के लिए आप लोगों का जय हिंद, जय भारत।